आर्टिकल 12 की, अब एक एक करके आर्टिकल वाइज हम चलेंगे क्योंकि हमारे बुक में उसी तरह से दिया हुआ है। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट कहते किसे हैं? क्या जो हमारे 28-29 स्टेट है क्या उसी को स्टेट कहते हैं या किसे कहते हैं स्टेट? तो स्टेट का जो डेफिनेशन दिया हुआ है ये आप देखोगे आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या चीज है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एंड legislature of state and all local or other authorities within the territories of India or under the control of Government of India। मीन्स अब ये देखिए आपने ये चीज देखा कि स्टेट का मतलब इन जनरल हम लोग क्या समझते थे कि भारत में 28-29 राज्य हैं, स्टेट हैं, जैसे कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, अदर जो भी है। तो हम अब तक समझते थे स्टेट इन्हीं को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंट्री तो कहीं है ही नहीं। वहां पर है क्या? वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट की बात की गई है। स्टेट यानी कि इंडिया भी एक स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया भी एक स्टेट है। अब यहां पे दिया गया है किन किन को कहा गया है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ये तो आपको समझ में आ गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दैट इज स्टेट, ये स्टेट गवर्नमेंट्स जो हो गए दैट इज स्टेट। तीसरा कहता है ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज। अब बात करते हैं लोकल अथॉरिटीज कौन होते हैं और अदर अथॉरिटीज कौन होते हैं। लोकल अथॉरिटीज का मतलब क्या चीज है और अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या है, और इनका होना क्या चाहिए? जो इंडिया के टेरिटरी में हो, यानी कि इंडिया की सीमा के अंदर होने चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? या तो इंडिया की सीमा के अंदर होना चाहिए या यहां पे आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है और, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होना चाहिए। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इस और का मतलब आप समझ लो। इसका मतलब ये चीज हुआ कि वो हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन वो इंडिया से बाहर हो, लेकिन कंट्रोल में किसके हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हो। तो यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में वो है और भले ही इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, फिर भी उसे हम क्या कहेंगे? स्टेट की डेफिनेशन में डालेंगे। स्टेट और जो इंडिया के अंदर में है होना क्या चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है, अब ऐसा नहीं है कि अंबानी ने जो है सो बाहर कोई विदेश में अपना कोई प्लांट डाल लिया हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, ऐसा नहीं है। वो क्या होना चाहिए? लोकल और अदर अथॉरिटीज होना चाहिए। तो यहां पे एग्जांपल क्या चीज है? जैसे कि एम्बेसीज होते हैं, गवर्नमेंट के हर कंट्री में, हर कंट्री का
एम्बेसी ऑफिस होता है। तो इट्स है, अब जैसे विदेशों में हमारे एम्बेसी ऑफिस है, जिसने एम्बेसी ऑफिस है तो उसे जो है क्या चीज कहा जाएगा कि, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होगा। तो दैट्स वाई ये भी जो है स्टेट के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि किसी प्राइवेट पार्टी ने वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो दैट शैल नॉट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट ओनली बिकॉज दैट इज दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडियन। इस वजह से ये तो नहीं कवर होगा। लेकिन एम्बेसी ऑफिस जो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, इस वजह से ये स्टेट के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। दूसरी बात क्या चीज है कि लोकल और अदर अथॉरिटीज। तो यहां पे आप एक चीज तो समझ गए कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और वो कौन होने चाहिए, यानी कि सरकारी संस्था ही होनी चाहिए। अब यहां पे बात कर रहे हैं क्या, और या तो वो इंडिया के टेरिटरी में होना चाहिए, होंगे कौन, लोकल अथॉरिटी होंगे या अदर अथॉरिटी होंगे, यानी कि सरकारी वाले ही होंगे, और वो या तो इंडिया के अंदर होंगे या इंडिया से बाहर होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होंगे तो उन्हें भी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल किया जाएगा। अब जैसे बात करते हैं हम कि लोकल अथॉरिटी किसे कहते हैं। लोकल अथॉरिटी की जो बात करें तो लोकल अथॉरिटी का जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। लोकल अथॉरिटी का डेफिनेशन जो दिया गया हुआ है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या चीज है कि इसमें क्या कहता है कि लोकल अथॉरिटी जो है वो किसको किसको कवर करता है। लोकल अथॉरिटी कवर करता है म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही सारे जो है ये लोकल अथॉरिटीज में आते हैं। लोकल अथॉरिटी इन सबको इंक्लूड करता है, यानी इसके अलावा भी जो है लोकल अथॉरिटी में और भी संस्थाएं आ सकती है। ये एक एग्जाम्पलरी दे रखा है, यहां पे एक ये बताया गया है कि ये सब तो आएंगे ही आएंगे, इनके अलावा और भी आएंगे। जैसे म्युनिसिपैलिटी है, नगर निगम जो होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, या पंचायत है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है, पोर्ट ट्रस्ट है, माइनिंग सेटलमेंट, यानी ये सब जो है ये इसमें आते हैं। अब बात करते हैं क्या, एक बड़ा अच्छा ही केस था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल का केस है। इस केस में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बात आई थी कि क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट के डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। इसमें कुछ किस्सा ऐसा था कि जो मोहनलाल थे, मोहनलाल के साथ साथ कुछ लोग यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम कर रहे थे। बाद में इन लोगों को क्या किया गया, पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी मींस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है, जिनका काम रोड वगैरह जो है सो बनाने का रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का काम रहता है, जो आपके तो यहां पे क्या चीज है कि इन लोगों का वहां पे ट्रांसफर हुआ। उसके बाद जाके उसमें से लगभग 10 लोगों का ट्रांसफर हुआ था। उसमें इसके बाद कुछ लोगों को यहां से फिर क्या किया गया कि फिर से यहां पे बुला लिया गया, जबकि इनका ट्रांसफर, इनके साथ वाले जो लोग थे
उन लोगों को असिस्टेंट इंजीनियर, ये फोरमैन की नौकरी कर रहे थे, फोरमैन की नौकरी करते हुए इन लोगों का ट्रांसफर हुआ था। कुछ लोगों को उसमें से असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे प्रमोशन कर दिया गया। अब इनका ये चीज कहना था कि चूंकि मेरे ही बराबर एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, इन लोगों को यहां पे आपने जो है सो प्रमोट किया है, तो मेरा भी प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन पीडब्ल्यूडी का ये कहना था कि भाई तुम मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, इस वजह से तुम्हारा ट्रांसफर, तुम्हारा प्रमोशन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इनका ये चीज कहना था कि मैं जो है सो गवर्नमेंट से आपके यहां पे आया हूं और आप भी गवर्नमेंट हो, तो जिन लोगों का ट्रांसफर हो रहा है मेरे बराबर की क्वालिटी को लेकर के, तो वैसे मेरा भी ट्रांसफर, इस बात के लिए कोर्ट में बात गई और कोर्ट ने ये चीज कहा कि चूंकि आपका जो डिपार्टमेंट है, चाहे पीडब्ल्यूडी या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये क्या है, ये जो है गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो यू शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज स्टेट, आप भी स्टेट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। और इनका प्रमोशन फिर जो होना था वो हुआ। यहां पे मैं फिर से आप लोगों को एक चीज ये बता देता हूं कि जैसे क्या चीज होता है कि स्टेट की बात करें, मैं केस की बात कर रहा था कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल की। मोहनलाल राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फोरमैन की नौकरी कर रहे थे, फोरमैन की नौकरी कर रहे थे। इनके साथ साथ और लगभग 10 एम्प्लॉई का ट्रांसफर किया गया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। वहां पे इनके साथ जो लोग ट्रांसफर हुए थे और उन लोगों का फिर फर्दर असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे की पोस्ट पे प्रमोशन हो गया। जबकि इनका प्रमोशन, वो लोग अपने पेरेंट कैडर में चले गए, ये यहीं पे रुक गए थे। इनका जो है प्रमोशन नहीं हो पाया था, इनका प्रमोशन नहीं हो पाया था। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि मेरे साथ वाले जो लोग हैं उनका ट्रांसफर हो गया है, तो मेरा ट्रांसफर क्यों नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि आप वहां के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, इस वजह से हम आपका प्रमोशन नहीं करेंगे। तो ये बात लेकर के ये कोर्ट गए थे। कोर्ट जब ये गए तो वहां पे ये बात की गई थी कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी एक जो है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट है, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करता है और पीडब्ल्यूडी भी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करता है। इसलिए जो ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द एम्प्लॉय होगा वो दोनों ही के लिए सेम किया जाएगा। और इस आधार पे दोनों ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूंकि इनके साथ वालों का हुआ था और इनका ट्रांसफर इनके डिपार्टमेंट ने ही किया था, तो इस वजह से इनका भी ट्रांसफर होना चाहिए था। और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनका भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दोनों ही स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये। अब फर्दर बात कर रहे हैं क्या, इसी तरह से यहां पे आप एक जो केस था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में भी क्या यूनिवर्सिटी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करेगा या नहीं करेगा। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस है, उस केस में भी यही बात की गई थी कि जो अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, अजय हासिया ने एक सोसाइटी रजिस्टर किया था जो कि गवर्नमेंट फंडेड था। तो इन सभी केसेस में आप इन शॉर्ट एक चीज समझ लें, क्योंकि केस का डिटेल बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आता है, आपको सिर्फ ये चीज समझना है कि क्या ये सब स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करेंगे या नहीं करेंगे। तो स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करने के लिए बेसिक चीज क्या है कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट फंडेड है या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन शैल बी ट्रीटेड एज स्टेट एंड इट विल हैव टू प्रोवाइड all the rights and it will have to fulfill all the responsibility of a state। जैसे कि कोई गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी जो कि ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होगी, दैट शैल आल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड इट शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज द स्टेट। तो ये इस तरह से आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन दिया गया हुआ है, इसको हमने देखा कि
जो अजय हास्य वर्सेस खालिद मुजीब का भी केस है, उसमें भी कॉर्पोरेशन की ही बात की गई है। तो इन सब के हिसाब से ये सारा का सारा क्या चीज है, ये आर्टिकल 12 में फॉल करते हैं। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल सी बात ध्यान में रख लें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, वो क्या चीज है, यदि गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो उस केस में उसे स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, उसे स्टेट मान लिया जाएगा। अब आगे फर्दर जो हम बात कर रहे हैं, ये था हमारा आर्टिकल 12।